सो हाय एवरीवंस, वेलकम अपने यूनिक मैथ्स क्लासेस में। कैसे आप लोग? बढ़िया होंगे। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोग बढ़िया भी होंगे। तो ठीक है ना। तो आज की जो क्लास होने वाला है आप लोगों को, जो कि कंपटीशंस का क्लास, किसका? जो कंपटीशंस का है, जो कि आपका साइंस का क्लास है। और ये वन शॉट रहने वाला है। इसमें प्लस PYQ प्लस कॉन्सेप्ट रहेगा, यानी कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, प्लस में आप लोगों को इसमें मैं कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। ठीक है ना, राइट। तो देखिए, आप लोगों को मेरे क्लास के बारे में ये पता होगा कि जो मेरा जब भी मेरा क्लास स्टार्ट होता है, इसमें आपका इंग्लिश प्लस इंग्लिश यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आप लोगों को कोचेंस प्रोवाइड किया जाता है और अवेलेबल भी किया जाता है। ठीक है ना। तो चलिए सारे बच्चे अपने कोचेंस पे, और आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ। और जो भी बच्चों मेरे चैनल्स पे न्यू है, उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ठीक है ना। चलिए, तो देखिए आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है और अपनी आज की क्वेश्चंस यानी कि सॉल्व करूंगा। ठीक है ना। चलिए, देखिए आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चंस आ चुका है। क्या है? फर्स्ट क्वेश्चंस आप लोग का आ चुका है। और इस क्वेश्चंस को सबसे पहले आप लोग क्या करना है, पढ़ना है अच्छे से। प्लस में आपको समझना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ना है, ना कि सिर्फ हिंदी या इंग्लिश, दोनों में पढ़ना है और क्वेश्चंस को दोनों में समझना है। इसके बाद आप लोग को आंसर देना है। ठीक है ना। चलिए देखिए, मैं क्वेश्चंस को रीड करता हूँ। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। क्वेश्चंस कह रहा है कि द कॉनेक्टिव टिश्यू दैट्स कनेक्ट्स टू बोन्स इज कॉल्ड। क्या कह रहा है क्वेश्चंस में? देखिए कि दो हड्डी, क्या कह रहा है कि दो हड्डी के जोड़ों वाले संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा दो हड्डी, जैसे कि मान लीजिए पाँव का हड्डी, एक ये क्या है, ये हड्डी है। ठीक है ना। ये मेरा पाँव का हड्डी है। अब बताइए कि इन दोनों हड्डी के बीच में ये क्या है आपका, ये क्या लगा है, कनेक्ट लगा है। तो वही से पूछ रहा है कि जो दो हड्डों यानी कि दो हड्डी के बीच में जो कनेक्ट किया आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन जो कह रहा है, क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है कार्टिलेज, बी ऑप्शन आपका लिगामेंट्स, सी है आपका टेंडन्स और डी आपका नन ऑफ दी अबोव। हिंदी में बात करूँ तो हिंदी में है, हिंदी में कार्टिलेज को हम लोग कार्टिलेज ही कहेंगे, राइट। लिगामेंट को लिगामेंट ही कहेंगे, टेंडन्स को टेंडन्स ही कहेंगे, और इसमें से डी आपका उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कि जो दो हड्डियों के बीच में जो जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को हम लोग क्या कहते हैं। तो भाई जब दो हड्डी के बीच में जो कनेक्ट किया आता है उससे क्या होता है भाई, ये होता है आप लोग का यानी कि लिगामेंट होता है। क्या लगा होता है, यानी कि लिगामेंट लगा होता है जब दो हड्डी के बीच में जो कनेक्ट किया गया। तो इसके यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी विल बी द आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर। किसी भी बच्चों को यहाँ पे दिक्कत है या नहीं, बताओ। चलिए, उम्मीद है कि आप सबको दिक्कत नहीं होगा, इतना क्लियरिटी से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन है कि द इडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट्स, बताइए कि द इडिबल पार्ट्स ऑफ कोकोनट्स यानी कि नारियल का खाने वाला भाग ये होता है। बताओ कि जब जो हम लोग, आप लोग को पता हो कि आप लोग नारियल खाते होंगे, बहुत सारा बच्चा होंगे कि अभी भी यानी कि नारियल का पानी पीता, लेकिन इसमें क्या करें कि नारियल का भाग जो खाता है वो कौन सा भाग होता है। बताओ नारियल खाए जाने वाला भाग क्या होता है। ये ऑप्शन क्या है आपका, एंडोस्पर्म्स होता है, बी आपका क्या है, कोटिलीडन्स, सी आपका क्या है, पेरिकार्प्स, डी आपका सीड कोर्स। जल्दी से बताइए कि जो नारियल का जो भाग खाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं। यदि हिंदी में बात करूँ तो हिंदी में यही होगा कि एंडोस्पर्म्स का, कोटिलीडन्स, पेरिकार्पस और बीज का आवरंश। बताओ क्या हो जाएगा, यानी कि नारियल का जो हम लोग भाग खाते हैं इस भाग का क्या नाम है भाई, इस भाग का नाम है आपका एंडोस्पर्म्स। क्या नाम है, जो नारियल का जो हम लोग भाग खाते हैं उसका नाम क्या है, एंडोस्पर्म्स। यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर। बताइए किसी को डाउट नहीं होगा, उम्मीद है कि आप सबसे किसी को डाउट नहीं होगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को कंपटीशन एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है ना, ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को कंपटीशन एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है ना। चलिए देखिए, तो अगला क्वेश्चन आ चुका है स्लाइड पे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि इन द ह्यूमंस पॉपुलेशंस द एज pyramids generally show the distributions. In the humans populations the age pyramids generally show the distributions। यानी कि हिंदी में इसका बात करूँ तो हिंदी में कह रहा है कि मानव जनसंख्या में आयु पिरामिड सामान्यतः वितरण दर्शाता है। बताइए कि जो मानव में जो जनसंख्या होता है जो आयु के अनुसार वो एक पिरामिड में जो सामान्य वितरण दर्शाता है, क्या दर्शाता है बताओ। मेल, ओनली मेल्स, बताइए कि ओनली मेल्स हो जाएगा, बताओ ओनली मेल्स हो जाएगा, बी ऑप्शन है ओनली फीमेल्स, सी ऑप्शन है मेल्स एंड फीमेल्स और डी ऑप्शन क्या है आपका नन ऑफ दी एवोब्स। यदि हिंदी में कहूँ तो हिंदी में है कि केवल पुरुष, केवल महिला, पुरुष और महिला दोनों या उपरोक्त इनमें से
कोई नहीं। बताओ आप सभी लोग कि भाई जब पिरामिड्स तैयार किया जाता है तो उसमें भाई तो पुरुष मेल्स फीमेल का दोनों को दर्शाएगा ना, इसमें बिना बताया गया नहीं ना, बताया गया दोनों का बताया गया था। तो इसमें जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें मेल और फीमेल यानी कि दोनों का पिरामिड में विवरण बताया गया, यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा सी विल बी द आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, कितना है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। यदि आप लोग आंसर जो बताते हैं तो क्वेश्चन नंबर दे के बताओ आंसर, दिया नहीं कि आप एक का, ऐसे में क्या होता है कि आगे पीछे हो जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का नंबर दो, इसके बाद आप आंसर दो, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपका, तो अगला क्वेश्चन जो है ये है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीटेड बाय, बहुत इंपोर्टेंस क्वेश्चन है ये, बहुत इंपोर्टेंस क्वेश्चन कह रहा है कि कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीटेड बाय यानी कि पित्त पिंडीय द्वारा स्रावित होता है। बताओ कि कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो कहाँ से सिक्रीटेड होता है। जैसे कॉर्पस ल्यूटियम को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, तो इसको हम लोग बोलते हैं पीत पिंडीय, क्या बोलते हैं, तो पीत पिंडीय जो होता है वो कहाँ से रिलीज होता है, कहाँ से श्रावण होता है, यानी कि रिलीज, रिलीज समझते हो ना, जिसको हम लोग श्रावित बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, तो फर्स्ट आपका प्रोजेस्ट्रॉन्स, बी ऑप्शन है एस्ट्रोजेंस, सी ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन्स, डी आपका नन ऑफ दी एबोव। यानी कि हिंदी में बात करें तो प्रोजेस्ट्रॉन्स, एस्ट्रोजेंस हिंदी में इंग्लिश में सेम ही नाम हो जाएगा, सी है टेस्टोस्टेरोन और डी आपका कोई भी नहीं। बताओ कि इसमें कह रहा है कि जो पीता पिंडीय जो होता है वो कहाँ से रिलीज होता है, यानी कि वो स्रावित होता है। भाई जो कॉर्पस ल्यूटियम जो सिक्रीट होता है, सिक्रीट क्या करता है भाई बताओ, तो वो प्रोजेस्ट्रॉन्स क्या होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो स्वाभाविक जो होता है वो आपका होता है प्रोजेस्ट्रॉन, यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है। यानी कि आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो आपका ए आपका राइट आंसर। तो कोई पूछेगा कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या श्रावण करता है, तो भाई कॉर्पस ल्यूटियम आपका प्रोजेस्ट्रॉन श्रावण रिलीज करता है, यानी कि पीत पिंडीय द्वारा आपका प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन के बात करूँ तो बहुत एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो आप लोग को ये क्वेश्चंस को ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आप लोग को स्लाइड पे आ ही चुका है, आप लोग पढ़िए और आंसर बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है कि सेलुलोज इज पोलेमर ऑफ, सेलुलोज इज अ पोलेमर्स ऑफ, यानी कि सेलुलोज एक बहुलक है। बताओ कि सेलुलोज किसका बहुलक है, सेलुलोज जो है वो किसका बहुलक है, बताइए फ्रक्टोज का है या ग्लूकोज का है या सुक्रोज का है या राइबोज का है। हिंदी में भी सेम ही नाम होगा, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या आपका राइबोज। बताओ कि सेलुलोज जो होता है वो किसका पोलेमर है, भाई बताओ जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेलुलोज किसका पोलेमर है। तो बच्चों सेलुलोज जो होता है आपका वो ग्लूकोज का पोलेमर है, किसका है सेलुलोज, बताओ तो सेलुलोज ग्लूकोज का पोलेमर है। यदि मैं इस क्वेश्चन के बात करूँ तो वो 2025 में पूछा गया है, किस एग्जाम में, तो आपका यूपी के आपका पुलिस एग्जाम होता है, पता समझ गए ना, इसमें पूछा गया ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ठीक है ना। मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें आपका क्या रहेगा, बताओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस में आपका कॉन्सेप्ट रहने वाला है। तो इसीलिए आप लोग को छोड़ के जाना नहीं है क्लास, आप लोग को शुरू से लेकर के इन तक ही आपको क्लास लेना है। ये क्लास के बाद 2025 में कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है, यदि साइंस से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है ना, इतना मैं बोलता हूँ। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन जो है आपको लोगों के सामने आ ही चुका है, बताइए इसका आंसर। देखिए ये क्वेश्चन है कि मेल स्टेरिलाइजेशंस प्रोड्यूस, बताइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। क्वेश्चन आपका नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा है कि पुरुष नसबंदी प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जैसे कि पुरुष में आप लोग समझते होंगे कि जो पुरुष में जो नसबंदी किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बताओ कि पुरुष में जो नसबंदी किया जाता है, नसबंदी आप लोग समझते होंगे जो सर्जरी के माध्यम से किया जाता है, ठीक है ना। तो वही इसमें पूछ रहा है कि जो पुरुष में जो नसबंदी किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। स्त्री में क्या आता है, फॉलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। लेकिन इसमें पूछ रहा है सिर्फ आपका मेल में, तो भाई ट्यूबेक्टोमी की यदि मैं बात करूँ, बी ऑप्शन है, तो ट्यूबेक्टोमी आपका फीमेल का हो जाए, यानी कि फीमेल में जो आपका नसबंदी किया जाता है तो ये फीमेल का नसबंदी है, किसका है भाई,
तो भाई ये जो है आपका फीमेल की नसबंदी को हम लोग ट्यूबैक्टोमी बोलते हैं। लेकिन इसमें पूछ रहा आपका मेल का नसबंदी, तो मेल की नसबंदी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? तो मेल की नसबंदी को हम लोग बोलते हैं यानी कि बताओ वासेक्टोमी। क्या बोलते हैं? वासेक्टोमी, यानी कि इसको बोलते हैं पुरुष नसबंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा आपका ए विल बी द आपका राइट आंसर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? ये आपका राइट आंसर। चलिए चलिए क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन पे देखिए। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ ही चुका है। यदि आप लोगों को क्वालिटी अच्छे नहीं दिख रहे होंगे तो आप लोग अपना क्वालिटी जरा बढ़ा लीजिएगा, 360 से 480 कर लीजिएगा। ठीक है ना, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन हैं HIV इज अ, बताओ HIV इज अ, यानी कि HIV एक है। HIV क्या है भाई? HIV क्या है? HIV बताओ क्या है? HIV क्या है? फेल्वी वायरस है, या डिट्रो वायरस है, या एडिनो वायरस है, या आपका कोरोना वायरस है? तो बच्चों HIV जो होता है आपका कौन सा वायरस है? हिंदी में बात करूँ क्या हो जाएगा? हिंदी में वही होगा कि फेल्वी वायरस, रेट्रो वायरस, एडेनो वायरस और कोरोना वायरस। यानी इसमें पूछ रहा है क्या HIV क्या है? तो HIV जो आपका होता है वो क्या होता है बताओ? तो HIV आपका रेट्रो वायरस है। क्या है HIV जो आपका है वो आपका रेट्रो वायरस है। ठीक है, यानी कि वी आपका राइट आंसर। चलिए, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में भाई? हाँ, HIV का फुल फॉर्म कोई पूछ रहा है, तो HIV का फुल फॉर्म हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है ना, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चंस क्या है? तो ये क्वेश्चंस हैं आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी मेडिएटेड बाय, ह्यूमरल इम्यूनिटी मेडिएटेड बाय, यानी कि विनोदी प्रतिरक्षा द्वारा मध्यस्थता है। बताओ कि विनोदी प्रतिरक्षा द्वारा जो मध्यस्थता क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनिटी मेडिएटेड बाय, बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है क्या है? तो फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है यानी कि बी सेल्स, बी ऑप्शन है टी सेल्स, सी ऑप्शन है प्लाज्मा सेल्स, और डी आपका ए एंड बी बोथ। यानी कि हिंदी में बात करूँ तो हिंदी वालों के लिए हो जाएगा बी कोशिका। कोशिका समझते हो ना, कोशिका, हाँ कोशिका को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं कोशिका को इंग्लिश में? तो सेल बोलते हैं। देखिए टी है टी कोशिका, प्लाज्मा कोशिका, या ए और बी दोनों। बताओ क्या हो जाएगा? कि ह्यूमरल इम्यूनिटी मेडिएटेड बाय, यानी कि विनोदी प्रतिरक्षा द्वारा मध्यस्थता किससे होता है? तो भाई विनोदी जो प्रतिरक्षा मध्यस्थता होता है वो आपका बी सेल के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? तो भाई आपका ये बी सेल के थ्रू होता है। यानी कि जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये आपका राइट आंसर क्या है? तो आपका बी सेल है। ठीक है ना, क्या है? तो आपका बी सेल है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हैं कि डिजीज नॉट ट्रांसमिटेड्स वाया फूड या वाटर। पूछ रहा है क्या? यानी कि ऐसा कौन सा बीमारी है जो कि भोजन से और वाटर से वो आपका ट्रांसमिटेड नहीं होते, यानी कि भोजन के थ्रू और वाटर के थ्रू ऐसा कौन सा बीमारी है जो आप लोगों को नहीं होता है या हमें नहीं होता है? हिंदी में वही कह रहा है कि भोजन पानी के माध्यम से रोग का संचरण नहीं होता। बताओ कि ऐसा कौन सा रोग है जो आपका भोजन पानी, समझिए ना, भोजन पानी समझते हो ना आप लोग, यानी कि पानी पीते हो, खाना खाते हो, तो वही से पूछ रहा है कि पानी और खाना से ऐसा कौन सा बीमारी जो है सो आपका नहीं होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट आपका टाइफाइड है। क्या टाइफाइड आपका खाना से नहीं होता है या आपका वाटर से नहीं होता है? बताओ। बी आपका एम्यूबाइसिस, सी आपका एस्कैरेसिस, और डी आपका निमोनिया। यानी कि हिंदी में बात करूँ तो हिंदी में वही हो जाएगा कि टाइफाइड हो जाएगा, एम्यूबाइसिस हो जाएगा, एस्कैरेसिस हो जाएगा, और डी आपका क्या क्या है? बताओ बताओ क्या है? तो आपका निमोनिया है। बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? पूछना है कि ऐसा कौन सा बीमारी है जो कि भोजन और पानी पीने से नहीं होता है? भाई भोजन और पानी पीने से आपका एम्यूबाइसिस नहीं होता है। टाइफाइड आपका हो ही जाएगा भाई। आप बाहर के खाना खाओ तो आपका बुखार लगता है, यानी कि आपका टाइफाइड पकड़ लेता है। बाहर यानी कि बाहर का खाना खाना ही नहीं चाहिए। जैसे कि आप लोग रोड पे चलते होंगे, देखते होंगे कितना धूल मिट्टी उड़ रहा है और आप लोग इसी खाने को खाते हैं। ठीक है ना,
धूल मिट्टी उड़ रहा है और इसी खाने को खाते हैं। और ये खाने आपको एक दिन में खराब ही नहीं करते हैं। आप 10 दिन खाइए, 20 दिन खाइए, 1 महीने खाइए, और एक ऐसा समय आएगा 10 दिन 1 महीने के बाद कि आपको पेट में पकड़ लेता है और आपको बुखार, तेज बुखार आता है, बहुत सर्दी आता है, ठीक है ना। ये बहुत घातक साबित होता है टाइफाइड, ठीक है ना। तो टाइफाइड इस सबसे होता है, इसीलिए आप लोग बाहर खाना से बचे, खाने ढक कर रखना चाहिए, ना कि उघारे कहीं घर में रखो, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग को इस सब पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप लोग को दिमाग थोड़ा भी चलना चाहिए। चलिए, क्वेश्चंस क्लियर है सभी को। देखिए, ये जो क्वेश्चंस नेक्स्ट है कि मलेरिया कॉज्ड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। क्वेश्चंस आपका नीट में भी पूछा गया है। किसमें? तो ये क्वेश्चन आपका नीट में पूछा गया है कि मलेरिया का कारण है, बताओ मलेरिया का कारण, मलेरिया कैसे होता है, मलेरिया आपको कैसे पकड़ लेता है? क्या बैक्टीरिया से आपको मलेरिया पकड़ता है? बताओ, क्या आपको बैक्टीरिया से मलेरिया पकड़ता है? आप लोग खाना खाते हैं तो उसमें बैक्टीरिया जाने से आपको मलेरिया पकड़ेगा? बताओ, क्या वायरस से मलेरिया पकड़ेगा? क्या प्रोटोजोआ से मलेरिया पकड़ेगा? क्या फंगी से मलेरिया पकड़ेगा? हिंदी में हो जाएगा बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और कवक। बताओ कि मलेरिया कैसे पकड़ते हैं आप सभी लोगों को? भाई बैक्टीरिया से नहीं पकड़ेगा, 100% नहीं पकड़ेगा। क्या वायरस से मलेरिया, बात वैसे मान ले कि एड्स हुआ है, एड्स वायरस ही होगा, कोरोना वायरस ही हो जाएगा, क्या इस सबसे मलेरिया पकड़ेगा? भाई नहीं पकड़ेगा। प्रोटोजो यानी कि आप लोग को जब मच्छर काटता है तो मच्छर जो काटता है ना, प्रोटोजोआ नामक मच्छर, उसी से आप लोग को मलेरिया पकड़ता है। यानी कि प्रोटोजोआ जब भी आप लोग को बाइट करता है मॉस्क्यूटो, तो आप लोग को सीधा मलेरिया पकड़ता है, चिल्ड फीवर आता है और आप लोगों को आकाश पाताल सब दिखाने लगते हैं। यानी कि आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए, अच्छा एक बात आप लोग बताइए कि आप लोग को जो मलेरिया पकड़ता है तो आप लोग पढ़ते भी है कि भर दिन सोए ही रहते हैं? बताइए तो जरा, किस किस को देखता हूँ, बताइए कि आप लोग को जो मलेरिया पकड़ता है तो भर दिन सोए ही रहते हो? बोला है नहीं, बोल रहा है नहीं कि राजा इतने में जाके पढ़ता हूँ। चलिए चलिए चलिए, देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों के सामने, बताओ। अगला क्वेश्चन है कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, बताओ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स बताओ कौन सा है इसमें से, यानी कि प्राथमिक लसिका बताओ कौन सा है? बताइए जल्दी से, आंसर क्या हो जाएगा इसका? कि कह रहा है कि प्राथमिक लसिका अंग कौन सा है? भाई प्राथमिक लसिका अंग थैमस है, बताओ क्या है? प्राथमिक लसिका अंग थैमस है, जल्दी से बताओ। थैमस है या बोन मैरो है या दोनों है या आपका स्प्लीन्स है? यानी कि थैमस को थैमस ही बोलेंगे, बोन मैरो को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? अस्थिया मज्जा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो अस्थिया मज्जा बोलेंगे, ठीक है ना। स्प्लीन्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तो स्प्लीन को हम लोग हिंदी में यानी कि इसको प्लीहा बोलेंगे। स्प्लीन्स को हिंदी में हम लोग प्लीहा बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। भाई प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन सा है? तो भाई थाइमस और बोन मैरो जो है आपका वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, यानी कि जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि सी आपका राइट आंसर, यानी कि थाइमस। थाइमस और यानी कि जो आपका बोन मैरो जो है आपका प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना। क्या है? तो प्राइमरी लिम्फोइड्स ऑर्गन है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन पे, क्लियर है सभी को? देखिए ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग कंपटीशन एग्जाम में पूछता है घुमा घुमा कर, तो आप लोग का दिमाग भी घूमने वाला ही चाहिए, ठीक है ना। ना कि घर में बैठे रहो आलसी की तरह, हाँ मोबाइल चला दिए, इसमें बोल रहा है, बक 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 कर रहा है, कान में सुन रहे हैं, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। इस सबसे याद, ठीक है ना, आप लोग को ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, राइट। यदि आप लोग कभी कभी मोबाइल देखते हो घर में बैठ करके, कोई कोने में बैठ करके पढ़ता होगा, तो ये जाएगा आगा कि तुम जाओगे आगे? बताओ नहीं जाओगे तुम आगे, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। भाई मेहनत का फल मीठा होता है, ठीक है ना। चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं ये है कि हिस्टोन प्रोटीन्स, बताओ कि हिस्टोन प्रोटीन, बताइए इसमें से हिस्टोन प्रोटीन्स क्या है? हिस्टोन प्रोटीन्स का कार्य क्या होता है? इसमें वही तो बताया गया है कि हिस्टोन प्रोटीन्स क्या है। बताओ हिस्टोन प्रोटीन्स क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है
कि बेसिस पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि इसमें क्या होता है, मूल धनात्मक आवेश होता है। बी ऑप्शन है बेसिस निगेटिवली चार्ज, यानी कि मूल ऋणात्मक आवेश होता है। सी आपका एसिडिक पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि अम्लीय आवेश धनात्मक होता है। भाई धनात्मक समझते हो ना, पॉजिटिव, और ऋणात्मक इसमें निगेटिव चार्ज होता है, समझे। यानी कि धनात्मक मतलब होता है आप लोग का पॉजिटिव, ऋणात्मक मतलब होता है आपका निगेटिव। प्लस माइनस आप लोग समझते होंगे। डी ऑप्शन आपका एसिडिक निगेटिवली चार्ज, यानी कि अम्लीय ऋणात्मक चार्ज। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन्स है। हिस्टोन प्रोटीन्स पे कौन सा चार्ज होता है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्टोन प्रोटीन्स पे कौन सा चार्ज होता है, तो भाई हिस्टोन प्रोटीन जो होता है इसमें आपका एसिडिक पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है, तो एसिडिक आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी द आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, तो सी विल बी द आपका राइट आंसर। ठीक है ना, किसी को कहीं दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना, दिक्कत रहना भी नहीं चाहिए। जहाँ पे दिक्कत तुरंत कमेंट करिए, उसका उत्तर आप लोगों को सेकेंड में मिलने वाला है। ठीक है ना, चलिए देखिए नेक्स्ट है कि टर्नर सिंड्रोम ड्यू टू, टर्नर सिंड्रोम ड्यू टू, यानी कि टर्नर सिंड्रोम के कारण है। बताओ टर्नर सिंड्रोम किसके कारण होता है, या इसमें किस क्या कारण है। टर्नर सिंड्रोम जो होता है, टर्नर सिंड्रोम वो किसके कारण से होता है, या इसका कारण क्या हो सकता है, वो इसमें कह रहा है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, तो फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है ये कि प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, एक से ज़्यादा एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र की उपस्थिति होने से, यानी कि जो आप लोगों का गुणसूत्र है 23 पेयर्स का होता है ना, यदि उसको अनपेयर में बात करूँ तो इसमें 46 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 46, यानी कि 47 क्रोमोसोम होने से आपका डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, सॉरी टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। सी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21, यानी कि गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रतिलिपि की प्राप्ति से होता है। सी ऑप्शन आपका कि लूज ऑफ क्रोमोसोम इन फीमेल्स, यानी कि महिलाओं में एक एक्स क्रोमोसोम की हानि होना। ठीक है ना, डी ऑप्शन क्या आपका इसमें से सभी, यानी कि उपरोक्त सभी। तो बताइए कि टर्नर सिंड्रोम का कारण क्या है, इसमें से जल्दी से बताइए, टर्नर कारण क्या है। एक मिनट रुकिए, पिछला जो क्वेश्चन जो आप लोग किए होंगे, ठीक है ना, पिछला जो आप लोग क्वेश्चन किए हैं ना, किए हैं पिछला क्वेश्चन, ये वाला, ये नहीं था ना, ये था। ये जो आप लोग क्वेश्चंस किए हैं इसमें नहीं, ये नहीं होगा आंसर, यानी कि एसिडिक पॉजिटिवली चार्ज इसमें नहीं होता है, सॉरी, इस पे एसिडिक पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता है मेरे भाई, एसिडिक पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता। इसमें कौन सा होता है, इसमें जो चार्ज होता है आपका, यानी कि बेसिक पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्या होता है, बेसिक पॉजिटिवली चार्ज। हम तो बोल रहे हैं भाई एसिडिक कभी दिमाग में कैसे एक बच्चे ने कमेंट किया था, नहीं, ठीक है ना। चलिए क्या हो जाएगा, तो बेसिक पॉजिटिवली चार्ज होता है किस पे, तो हिस्टोन प्रोटीन्स पे। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए, तो आपको अगला क्वेश्चन क्या है बताइए, तो वही से पूछ रहा है कि टर्नर सिंड्रोम का कारण क्या होता है। भाई टर्नर सिंड्रोम अगर होता है जब आपका लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल, यानी कि जो फीमेल्स में, महिलाओं में एक्स गुणसूत्र की जब कमी होता है तब आपका टर्नर सिंड्रोम पकड़ता है। क्या पकड़ता है, तो टर्नर सिंड्रोम पकड़ता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, तो सी विल बी द आपका राइट आंसर। ठीक है ना, ये क्वेश्चन की बात करूँ तो ये क्वेश्चन आपका बिहार में पूछा गया है, BCEC नर्सिंग एग्जाम में। ठीक है ना, कहाँ पूछा गया, तो बिहार में पूछा गया है। चलिए देखिए, तो अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए कि वायरस अफेक्टिंग बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाला वायरस बताओ। यानी कि भाई बताओ कि बैक्टीरिया को जो संक्रमित करने वाला वायरस का नाम क्या है, जल्दी से बताइए इसका आंसर, कि जो बैक्टीरिया को जो संक्रमित करता है उस वायरस का आप लोगों को नाम बताना है। बताओ बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाला वायरस क्या होता है। भाई बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाला वायरस कौन सा है, बताओ, क्या माइकोप्लाज्मा है, क्या बैक्टीरियोफेज है, क्या मिनी वायरस है, क्या आपका इनमें से कोई नहीं है। तो हिंदी वालों के लिए सेम ही हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरियोफेज,
मिनी वायरस और इन्वेस्टेशन। भाई आप लोग जो साइंस पढ़ते हो ना, साइंस आप लोग इंग्लिश में ही पढ़िए। बायोलॉजी जो पढ़ते हैं आप लोग, तो बायोलॉजी को इंग्लिश में ही पढ़िए। इंग्लिश में पढ़ने से फ़ायदा बहुत है, ठीक है ना। मीनिंग ऐसे ही होता है, लेकिन हिंदी वालों के लिए थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन इंग्लिश में आप लोग कंफर्टेबल रहोगे पढ़ने में। जैसे हिंदी से तुलना में इंग्लिश काफ़ी ईजी है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग हिंदी इंग्लिश पढ़िए। क्या करें इस क्वेश्चन में कि जो बैक्टीरिया को जो वायरस अफेक्ट करता है उसका नाम बताना। भाई बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा। बैक्टीरिया को जो वायरस अफेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो बैक्टीरिया को जो वायरस जो अफेक्ट करता है उसको हम लोग बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो बैक्टीरियोफेज, यानी कि बी आपका राइट, तो वी विल बी द आपका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, ये है कि सेल मेम्ब्रेन्स लैक्स, कोशिका झिल्ली शिथिलता। कोशिका को झिल्ली होता है जिसको हम लोग बोला शिथिलता होता है, क्या होता है, कोशिका यानी कि सेल मेम्ब्रेन लैक्स। सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेल मेम्ब्रेन्स लाइक, सेल मेम्ब्रेन्स किस चीज़ के इसमें बना होता है, इसका जो कोशिका को जो झिल्ली होता है उसको हम शिथिलता जिसको बोलते हैं मेम्ब्रेन्स को, वो किसका बना होता है बताओ। प्रोटीन्स का होता है, या कार्बोहाइड्रेट्स का होता है, या न्यूक्लिक एसिड्स का होता है, या ऑल ऑफ दी एबव। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो भाई इसका बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग सेल बना लो। सेल मेम्ब्रेन्स, ये आपका सेल मेम्ब्रेन्स जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स इसको बोलते हैं। ये आपका न्यूक्लियस, इसमें आपका साइटोप्लाज्मा हो जाएगा, डीएनए आरएनए सब इसमें आपका सेल में प्रेजेंट होता है। तो मैं अपना आप लोग को इतना ओवरव्यू दे ही चुका हूँ, तो आप लोग का इसका आंसर ही आप ही लोग दोगे, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो आप लोग के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसके क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताना है। जो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देगा तो वो थोड़ा बहुत पढ़ता होगा, और जो नहीं देगा तो वो साफे यानी कि वो बिल्कुल नहीं पढ़ाई करता है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑर्गेनली, प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑर्गेनली यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का अंग बताइए इसमें से कौन सा है। प्रोकैरियोटिक समझते हो, कोशिका दो प्रकार का होता है। आपसे कभी पूछेगा कि सेल कितने टाइप का होता है भाई, तो सेल जो होता है आपका वो होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है आपका यूकैरियोटिक, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपका हो जाएगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, समझते हो। हाँ बिल्कुल आप लोग समझदार है, समझ गए होंगे। बहुत बच्चा बोल रहा है कि समझ गए। हाँ देखिए क्या कहना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका अंग इसमें से आप लोगों को बताना है। बताओ क्या है, कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका अंग है। फर्स्ट ऑप्शन है राइबोसोम्स आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका अंग है, या आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है, या आपका गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स ये होता है, या आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो भाई जितना भी इसमें दिया गया है ये चारों जो होता है वो चारों आपको सेल्स में ही देखने को मिलेगा। ये चारों आपको सेल्स में ही प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए, आरएनए, ये सब क्या होता है, कहाँ में होता है, तो आपका सेल्स में ही प्रेजेंट होता है। लेकिन इसमें बोलना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका अंग से पूछना है, यानी कि प्रोकैरियोटिक का जो कोशिका अंग इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो भाई प्रोकैरियोटिक का जो कोशिका अंग इसमें से आपका है राइबोसोम, यानी कि ये जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए विल बी आपका राइट आंसर। प्रोकैरियोटिक का जो अंग होता है आपका इसमें आपका राइबोसोम प्रेजेंट होता है। क्या होता है प्रेजेंट बताओ, तो राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। चलिए देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि नोट अ मेल एक्सेसरी ग्लैंड, नोट अ मेल एक्सेसरी ग्लैंड, यानी कि यह कोई पुरुष सहायक ग्रंथि नहीं। मैं इसमें बताना है कि इसमें से आपको इस चारों ऑप्शन में से आपको ये ढूंढना है कि इसमें से आपका इसमें ऐसा ग्लैंड है जो कि आपका पुरुष में प्रेजेंट नहीं है, जिसको बोलते हैं सहायक ग्रंथि। भाई ग्लैंड को आप लोग समझते हो, ग्लैंड का हिंदी आपका होता है ग्रंथि। ग्रंथि बहुत इजी से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ग्लैंड का स्पेलिंग क्या होता है, सॉरी ग्रंथि का स्पेलिंग क्या होता है, ग्लैंड इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। इसमें पूछ रहा है जो इसमें से बताना आप लोग का पुरुष का ग्रंथि इसमें से कौन सा नहीं है। बताइए ब्रो, बताइए नहीं बताओ ब्रो, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट आपका क्या प्रोस्टेट, क्या प्रोस्टेट जो ग्लैंड होता है आपका पुरुष का ग्लैंड नहीं है, या आपका एम्फूला नहीं है, या सेमिनल वेसल्स नहीं है, आपका बल बोथ्रो ग्लैंड है नहीं है। तो जो भी बच्चों पढ़े होंगे तो उसको साफ साफ ये नज़र आता होगा कि भाई ये प्रोस्टेट हो जाएगा, सेमिनल वेसल्स हो जाएगा, और ग्लैंड्स, ये तीनों जो आपका होता है वो आपका मेल में क्या होता है, एब्सेंट की प्रेजेंट। तो यानी कि आपका मेल्स में ये आपका होता है तीनों
प्रेजेंट नहीं होता है। यदि मैं बात करूँ एम्फूला के बारे में, किसके बारे में, एम्फूला के बारे में भाई, ये जो एम्फूला होता है ये आपका सिर्फ आपका किस में होता है, एम्फूला होता है आपका वो फीमेल में प्रेजेंट होता है। जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे आपका क्या होता है बताओ, तो ओवा जो निकलता है इस लाइन से, ये इसी का नाम है एम्फूला, फीमेल पार्ट का। इसी को बोलते हैं हम लोग एम्फूला, और इसको हम लोग बोलते हैं फॉलोपियन ट्यूब, जो कि फीमेल का पार्ट है। यदि मैं इस आप लोगों को तो अच्छे से समझा देता हूँ, एक बार एक पेपर ही ले तो देखो, ये आपका फीमेल का स्ट्रक्चर है। देखो ये जो आपका फीमेल का क्या है, तो ये आपका ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है, तो ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा ओवरी, ओवरी सॉरी, इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपका होता है एक परजेंट, वहीं से आपका एक रिलीज होता है, ठीक है ना, यहीं से इसमें एक रिलीज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फिम्ब्रियन, ठीक है ना। ये जो है आपका ये जो घुरा हुआ पार्ट है, उस लोग बोलते हैं हम लोग एम्फूला, क्या बोलते हैं इसको, तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्फूला बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एम्फूला बोलते हैं। और ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं फॉलोपियन ट्यूब्स। यहीं पे जो है आपका फर्टिलाइजेशन होता है, फीमेल में जो फर्टिलाइज होता है आपका वो आपका फ्लोपियन ट्यूब में होता है। और जो आपका इम्प्लांटेशन जो होता है आपका ये यूट्रस में होता है, यानी कि इसमें यहाँ पे आपका होता है इम्प्लांटेशन, ठीक है ना। तो आप सभी लोग क्लियर होगा, तो इम्प्लांटेशन नहीं दी, यहाँ से क्वेश्चन आ ही सकता है कि जो फीमेल्स में इम्प्लांटेशन क्या होता है, तो यूट्रस में होता है। यहाँ पे आपका 3 लाइन एंडोमेट्रियम, मायोमेडियम और ये आपका पेरीमेट्रियम होता है, ठीक है ना। तो ये सब आपको नहीं करने इतना डिटेल में लेना है, ठीक है ना। चलिए अपना क्वेश्चन पे देखिए, आपका क्वेश्चंस आपके सामने ही आ चुका है। देखिए ये जो क्वेश्चंस कह रहा है, ये क्वेश्चंस क्या है, देखिए ये क्वेश्चंस है कि टेटनस कॉज बाय, टेटनस कॉज बाय यानी कि टेटनस, बताओ टेटनस किस होता है, टेटनस किसके कारण होता है, तो टेटनस किसके कारण होता है बताओ, टेटनस किसके कारण होता है। फर्स्ट ऑप्शन है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी का नाम आपका टेटनस होता है, या आपका इकोलाई के कारण आपका टेटनस होता है, या आपका सालमेनला टाइफी के कारण आपको टेटनस होता है, या आपका इनमें से कोई नहीं। बताओ कि टेटनस किसके कारण होता है, तो भाई टेटनस जो होता है आपका किसके कारण होता है, तो टेटनस जो आपका होता है वो आपका क्लोस्ट्रीडियम टेटानी की, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी के कारण ही आप लोग को टेटनस पकड़ता है। जैसे आप लोगों को कट जाए, जैसे मान लीजिए आपका हाथ, ये हाथ है आपका, हाथ यहाँ पे कट गया और आपका यहाँ से ब्लड निकल रहा है, ठीक है ना, इसमें गंदगी हो जाएगा, जिससे आपको क्या होगा, यहाँ पे टेटनस पकड़ने की ज़्यादा संभावना होता है। इसलिए आप लोग को इंजेक्शन लगाना चाहिए, जो कि 50 से 60 रुपये में इंजेक्शन मिलता है, यही आप लोग को लगाना चाहिए। यदि आप लोग कहीं भी हाथ कट जाए, फट जाए, तो आप लोग को तुरंत इंजेक्शन लगाना चाहिए। ये देखिए भाई, ये बहुत घातक बीमारी होता है, टेटनस जो होता है पकड़ लेगा तो इससे इंसान को मौत भी हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग लापरवाही मत कीजिएगा, हाथ कटे पैर कटे आप लोग को तुरंत जाके आपको टेटनस का इंजेक्शन ले ही लेना है, थोड़ा भी कटे लेकिन ले ही लेना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। कोई ऐसा बात नहीं है कि नहीं हो सकता है कि पकड़ ले, तो इससे आपको बहुत घातक बीमारी होता है टेटनस, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन है आपका कि ईसीजी पी वेव रिप्रेजेंटेड बाय, बताओ कि ईसीजी में पी तरंग प्रतिनिधि करते हैं। बताओ आप लोग हॉस्पिटल जाते होंगे तो आप लोग कभी भी ऑपरेशन थिएटर में गए होंगे, यहाँ पे देखते होंगे कि जो ईसीजी यानी कि जो आपका हार्ट में लगा होता है मशीन सब, जो आपका हार्ट का जो उसको जो धड़कन होता है उसका वेव जो होता है वही मापता है। इसी में पूछना है कि जो ईसीजी में जो पी वेव होता है, इसी में जो मशीन में जो आपका पी वेव होता है, वो पी वेव जो होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। बताओ ईसीजी मशीन में जो आपका पी वेव होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, या डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया को रिप्रेजेंट करता है। बताओ डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया को रिप्रेजेंट करता है, क्या करता है बताओ, करता है, या डिपोलराइजेशन को वो रिप्रेजेंट करता है आर्टेरिया को, या डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को रिप्रेजेंट करता है, या पोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को वो रिप्रेजेंट करता है। कौन सो ई सी वेव यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी के लिए आपसे कोई फुल फॉर्म पूछा क्या हो जाएगा, तो ईसीजी का जो आपका फुल फॉर्म हो जाएगा, ईसीजी का क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ,
यानी कि ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। इसमें पूछना है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में जो पीवेव होता है वो आपका डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया का वो रिप्रेजेंट यानी कि अलिंद का विध्रुवन करता है। क्या करता है? तो वो अलिंद का विध्रुवन का कौन रिप्रेजेंट करता है भाई? पीवेव करता है। ठीक है ना। जब भी आप लोग हॉस्पिटल में जाएगा तो पीवीएफ जहाँ भी रहेगा तो इसका मतलब आप लोग क्या समझना है? इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो अलिंद है वो आपका विध्रुवन कर रहा है, यानी कि जो आपका डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया का वो फंक्शंस कर रहा है। ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आप लोगों को सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नहीं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो नोट्स ऑफ रेनवियर आर फाउंड इन, बताओ नोट्स ऑफ रेनवियर्स इज फाउंड इन, यानी कि रेनवियर के नोट्स कहाँ पाए जाते हैं? बताओ रेनवियर्स की जो नोड होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हार्ट सेल में प्रेजेंट होता है, या नर्व सेल में प्रेजेंट होता है, या मसल्स के सेल्स में प्रेजेंट होता है, या आपका लीवर के सेल में प्रेजेंट होता है? हिंदी में क्या हो जाएगा? तो हिंदी में हो जाएगा यानी कि हृदय कोशिका में प्रेजेंट होता है, या तंत्रिका कोशिका में प्रेजेंट होता है, या मांसपेशिया कोशिका में प्रेजेंट होता है, या आपका यकृत कोशिका में प्रेजेंट होता है। तो जल्दी से इसका आंसर बताओ कहाँ प्रेजेंट होता है? बताओ कहाँ प्रेजेंट होता है? ये क्वेश्चन आप लोगों को क्या पूछ रहा है इसमें? भाई रेनवियर नोट पूछना है। तो भाई रेनवियर नोड ये आप लोगों को पता नहीं कहाँ प्रेजेंट होता है? भाई रेनवियर नोड जो होता है आपका वो आपका नर्व सेल में प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है भाई? तो रेनवियर जो नोड होता है आपका वो नर्व सेल में प्रेजेंट होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? तो बी विल बी आपका राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये है कि माइक्रोबायल केमिकल्स किलिंग्स अदर माइक्रोब्स, माइक्रोबायल्स केमिकल्स किलिंग्स अदर माइक्रोब्स, यानी कि सूक्ष्म जीवी रसायन अन्य सूक्ष्म जीवों को मारता है। बताओ यानी कि सूक्ष्म जीवी का जो रसायन होता है वो अन्य सूक्ष्म जीव को मारता है। इस रसायन का क्या नाम है? यानी कि सूक्ष्म जीवी रसायन जो होता है वो अन्य सूक्ष्म जीव को मार देता है। इस रसायन का आप लोगों को नाम बताना है। कौन सा रसायन होता है? क्या एंटासिड होता है, या एंटीसेप्टिक होता है, या एंटीबायोटिक्स होता है, या इसमें से सभी हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा? एंटीबायोटिक हो जाएगा। बताओ। हाँ, एंटीबायोटिक जो होता है रसायन वो आपका वो दूसरे सूक्ष्मजीव को वो मार देता है। कौन सा? तो आपका एंटीबायोटिक रसायन, यानी कि आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी आपका राइट आंसर, यानी कि एंटीबायोटिक जो रसायन होता है वो आपका अन्य सूक्ष्मजीव को वो मारने में वो मदद करता है। ठीक है ना। चलिए देखिए तो अगला क्वेश्चन जो है ये है सुंदर सा क्वेश्चन और बहुत प्यारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, क्या कह रहा है कि पौधों का वृद्धि, पौधों में जो वृद्धि होता है वो किस हार्मोन्स के कारण होता है? और यदि मैं इस क्वेश्चन के बात करूँ तो ये आपका वो AVVMU जो एग्जाम होता है एंट्रेंस में, ये आपका 4 से 5 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। इस साल भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो समझो कितना इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। और ये बिहार में ही पूछा गया है। कहाँ में से कौन सा एग्जाम में? तो वो होमगार्ड के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना। तो वही इसमें कह रहा है कौन सा, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? बताओ कि इस क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जो पौधों में जो वृद्धि होता है किस हार्मोन्स के कारण होता है? क्या इंसुलिन के कारण होता है, क्या साइटोकाइनेसिस के कारण होता है, या थायरोक्सिन्स के कारण होता है, या आपका इनमें से किसी के कारण वृद्धि नहीं होता है? बताओ क्या हो जाएगा? पौधों में जो आपका वृद्धि होता है वो किस हार्मोन्स के कारण होता है? तो बच्चों पौधों में जो वृद्धि होता है वो आपका वो साइटोकाइनिन नामक जो हार्मोन होता है उसी हार्मोन्स यानी कि जो एंजाइम होता है, समझ ना, वृद्धि हार्मोन जिसको बोलते हैं, वही वृद्धि हार्मोन साइटोकाइनेसिस के कारण से ही आपका प्लांट्स में वृद्धि होता है। क्या होता है इसमें? यानी कि वो आपका सेल डिवीजन का वर्क आता है, तभी तो प्लांट में ग्रोथ होगा। सेल डिवीजन करेगा तभी तो प्लांट में ग्रोथ होता है ना। वही इसमें बोल रहा है कि जो प्लांट में जो होता है वो साइटोकाइनेसिस प्लांट में वो सेल डिवीजन का काम करता है, जिससे प्लांट में क्या होता है आपका ग्रोथ हमेशा इसमें आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। चलिए देखिए तो आप सभी के लिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन क्या करें देखिए, आपको बची गया एक ही, इसके बाद एक ही क्वेश्चन बचा है, आप लोगों को अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन जो है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स इंटर द, क्या कह रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर्स द, यानी कि ऑक्सीजन रहित रक्त को शरीर में प्रवेश करता है। बताओ कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आपका ब्लड इंटर्स कहाँ से करता है?
कहाँ से इंटर करता है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, कहाँ से करता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि राइट आर्ट्रियम, बी आपका है लेफ्ट आर्ट्रियम, सी आपका है राइट वेंट्रिकल्स, डी आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स। यदि मैं हिंदी में बात करूँ तो हिंदी में हो जाएगा दाया अनिल्स, बाया अनिल्स, दाया नीले और आपका बाया नीले हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए क्या कहना है कि ऑक्सीजन रहित शरीर में जो ब्लड प्रवेश करता है आपका हार्ट में, वो कहाँ से करता है। तो अब मैं आप लोग को एक हार्ट का इमेज ही बना लेता हूँ। देखिए मैं आप लोगों को हार्ट के इमेज बनाता हूँ, थोड़ा सा हीट्स दे देता हूँ और आप लोगों को मान लीजिए कि आपका ये आपका हार्ट है, ह्यूमंस का ये हार्ट है। ये क्या है तो ये आपका है राइट आर्ट्रियम, ये आपका है राइट वेंट्रिकल्स, ये आपका है राइट वेंट्रिकल्स, सॉरी ये है लेफ्ट आर्ट्रियम। क्या ये आपका लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये आपका राइट वेंट्रिकल्स, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है ना। तो इसमें बताइए कि इसमें जो आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है आपका हार्ट्स में कहाँ से एंट्री करता है। तो भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है आपका बॉडी से, यानी कि आपका राइट आर्ट्रियम में ही आता है, यानी कि राइट आर्ट्रियम से ही आपका हार्ट्स में क्या होता है प्रवेश करता है, जिसके कारण आपका लेफ्ट आर्ट्रियम के थ्रू आपका कहाँ जाएगा ब्लड, आपका जाएगा पल्मोनरी वॉल्स के थ्रू आपका लंग्स में, प्यूरिफिकेशन के बाद आपका राइट लेफ्ट आर्ट्रियम से आपका ब्लड आते हैं। ठीक है ना। तो वही से बोल रहा है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आपका हार्ट में जो प्रवेश करता है वो आपका राइट आर्ट्रियम के थ्रू करता है। किसके, तो आपका राइट आर्ट्रियम के थ्रू करता है, यानी कि जो आपका आंसर हो जाएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इतना डिटेल्स में आप लोगों को बता रहा हूँ तो पर भी आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो अलग बात है। ठीक है ना, अलग बात है। देखिए आज की क्लास का ये सबसे लास्ट क्वेश्चन और इसका आंसर सभी स्टूडेंट को देना है, किसी को छोड़ना नहीं है। ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन है कह रहा है कि जो जाइलम ट्रांसपोर्ट, तो सबसे पहले बताइए कि जाइलम प्रेजेंट किस में होता है, किसी को पता है, बताओ कि जाइलम किस में प्रेजेंट होता है। तो भाई जाइलम जो प्रेजेंट जाइलम फ्लोएम ये सब होता है किस में, प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। तो वही से पूछ रहा है कि जो जाइलम होता है वो प्लांट में किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, क्या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड या ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। जल्दी से बताइए कि जाइलम जो होता है वो प्लांट्स में किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करा। यदि मैं आप लोगों को नहीं पता रहा है तो थोड़ा मैं हिंदी में इसको अच्छे से लिख देता हूँ, हिंदी में ही लिख देता हूँ। ठीक है ना, हिंदी में लिख देता हूँ। जाइलम जो होता है वो पौधों में क्या काम करता है। ठीक है ना। हाँ चलिए, तो वैसे पूछना है कि जाइलम जो होता है वो प्लांट्स में किस चीज़ का वर्क करता है। तो भाई जाइलम जो होता है वो का प्लांट्स में वो आपका वो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। कहाँ से, तो आपका जड़ से लेकर के ऊपर तक, और समझ गए ना। हाँ यानी कि जाइलम जो होता है आपका वाटर्स का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है आपका प्लांट्स में, और फ्लोएम जो होता है आपका वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है आपका प्लांट्स में। तो यहाँ से आपका दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो हो गया कि जाइलम जो होता है आपका वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है प्लांट्स में, और फ्लोएम जो होता है आपका वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं आपका प्लांट्स में। तो आज का जो क्लास मैं यहीं पे समाप्त करूँगा, क्योंकि आज आपका क्लास हो गया है एंड, यही इतना ही क्वेश्चन था। तो ठीक है ना बच्चों, तो आज आप लोगों को बताना है कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा रहा है, तो आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है। और जो भी बच्चों मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी मेरा न्यू क्लास स्टार्ट हो आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके। और बोल तो रहा मैं बहुत इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस करता हूँ, बहुत ये जो क्वेश्चंस मैं लाता हूँ बहुत ये रिसर्च करके क्वेश्चंस आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब है। ठीक है ना। तो ये मैं हर जैसे कंपटीशन हो जाएगा, नीट का हो गया आपका, बीएससी नर्सिंग का हो जाएगा आपका, एसएससी जीडी का हो जाएगा, पुलिस का, ये सब का जो क्वेश्चन सब मिल के क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। ठीक है ना। सब में से एक एक दो क्वेश्चन लाता हूँ फिर मैं आप लोग को कराता हूँ। ठीक है ना। इसलिए आप लोग को थोड़ा सा एक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए, और आप सभी के लिए एक थोड़ा सा एक सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ना। तो ठीक है ना बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत, और आप लोग पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए। ठीक है ना। चलिए।